क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे गहरा अंधेरा सबसे तेज उजाले के ठीक बीच से निकल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे ही इतिहास का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बंबई के एक ऐसे रक्त संबंध, एक ऐसे ब्लड लाइन की बात करेंगे जिसने आगे चलकर पूरे देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि कई बार सबसे पवित्र जड़ों से भी सबसे जहरीले पेड़ उग सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। खाकी वर्दी, जिसे देखते ही हमारे मन में सुरक्षा, सच्चाई और न्याय का ख्याल आता है, ये वो ढाल है जिस पर एक आम इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरी तरह से ईमानदार होने के बावजूद उसी ईमानदारी के गर्भ से एक ऐसी काली परछाई जन्म ले सकती है जो आगे चलकर सब कुछ निगल जाए? क्या एक ऐसी बेदाग वर्दी जिस पर कभी किसी बेईमानी का एक छोटा सा भी दाग न लगा हो, वो एक ऐसा खौफनाक साया बन सकती है? ये सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी हकीकत है जिसने एक पूरे दौर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये विरोधाभास वाकई मानव स्वभाव की जटिलताओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 70 के दशक की मुंबई, एक ऐसी जगह जिसे लोग बड़े ही प्यार और खौफ दोनों से माया नगरी बुलाते थे। और सच कहूं तो ये वाकई में भ्रम का एक ऐसा शहर था जहां हर चमकती चीज के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता था। एक तरफ मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं और आंखों में सुनहरे सपने लिए हजारों मजदूर, और ठीक इनके पीछे इसी चकाचौंध के अंधेरे में आकार लेता एक खौफनाक अंडरवर्ल्ड। दिन के उजाले में कानून अपना काम करता था और रात के अंधेरे में सोने की स्मगलिंग और जुर्म के नए नियम लिखे जाते थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये वो उपजाऊ जमीन थी जहां इस पूरी कहानी के बीज बोए गए थे। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय, यानी उस बेदाग खाकी और इब्राहिम कास्कर की विरासत पर एक नज़र डालते हैं। माया नगरी के उस शोर शराबे और लालच से भरी दुनिया के बीच बॉम्बे पुलिस में एक शख्स ऐसा था जो अपने उसूलों की रोशनी से अलग ही चमक रहा था। हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। इब्राहिम साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटी को एक धर्म की तरह निभाया। ऐसे माहौल में जहां भ्रष्टाचार बहुत आम बात हुआ करती थी, जहां तस्करों का पैसा पानी की तरह बहता था, वहां इब्राहिम कास्कर ने अपनी खाकी वर्दी पर कभी रिश्वत का एक छोटा सा भी दाग नहीं लगने दिया। वो कानून के एक बेहद मजबूत स्तंभ थे। लेकिन और यही नियति का सबसे क्रूर खेल है कि इसी ईमानदारी के ठीक साए में, उन्हीं के घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसी काली परछाई आकार ले रही थी जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग दलने वाली थी। सोचिए जरा, जो हाथ दिन भर शहर में कानून व्यवस्था कायम रखते थे, उन्हीं हाथों के बनाए घर में कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक भयंकर तूफान पनप रहा था। और उस तूफान का नाम था दाऊद इब्राहिम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, भारत के इतिहास का ये वो काला अध्याय है जिसकी शुरुआत उस उसूलों वाले बेहद ईमानदार घर से हुई थी। जब भी ये नाम सामने आता है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है ना? एक ऐसा विशाल आपराधिक साम्राज्य, एक ऐसा सिंडिकेट जिसने मुंबई की सड़कों से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक खौफ का नंगा नाच किया, जिसका डर हर आम आदमी और सरकारों तक ने महसूस किया। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि इतने बड़े आतंक की जड़ें एक बिल्कुल सच्चे और बेदाग पुलिस वाले के घर में मौजूद थीं। अब हम आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर कि आखिर ये भटका हुआ बीज एक अलग बचपन में कैसे तब्दील हुआ। अब देखिए, ये भटका हुआ बीज उस ईमानदार घर में कैसे पनपा, ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर होता क्या है, एक बच्चा अपने पिता को अपना सबसे बड़ा हीरो मानता है, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। लेकिन इस घर की कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रही थी। एक पुलिस वाले का बेटा होने के बावजूद उसके भीतर वो संस्कार कभी टिके ही नहीं। पढ़ाई लिखाई, स्कूल या किसी भी तरह के ज्ञान में उसका कोई मन नहीं लगता था। इसके बजाय उसकी आंखें हमेशा डोंगरी और भिंडी बाजार के उन भाई लोगों को, उन सड़क के गुंडों को खोजती रहती थीं। एक युवा कच्चे दिमाग के लिए अपने पिता की खामोश ईमानदारी के बजाय उन गुंडों का खौफ, उनका बेहिसाब पैसा और इलाके में उनका रुतबा कहीं ज्यादा ताकतवर और अट्रैक्टिव लगता था। उसे लगता था कि असली ताकत कानून का पालन करने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने में है। और बस इसी भटकाव,
इन्हीं गलत आदर्शों के चुनाव ने उस नापाक मंसूबे की नींव रखी जिसने एक साधारण लड़के को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये प्रकृति है या परवरिश, यानी नेचर या नर्चर, जो नियति का ये क्रूर खेल तय करती है? आखिर एक इतने ईमानदार पिता का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? क्या बुराई इंसान के भीतर जन्म से ही मौजूद होती है, एक ऐसा बीज जो किसी भी अच्छी मिट्टी में बोए जाने के बावजूद सिर्फ जहर ही उगलता है? या फिर उसके आसपास का माहौल, जैसे कि 70 के दशक की वो लालच से भरी माया नगरी, एक कच्चे दिमाग को वैसा बनने पर मजबूर कर देती है? इस सवाल का शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये मानव मनोविज्ञान और नियति के रहस्य पर सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विषय छोड़ जाता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।